नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें।
कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज़ की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं, आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग निमोनिया, इस पे हम लोग बात करेंगे। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको निमोनिया हो गया, तो आयुर्वेद में उसको क्या बोलते हैं, किस तरह से डायग्नोज करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वैद्य जो हैं, आयुर्वेद की जो बीएमएस डॉक्टर्स हैं, मैं तो बोलूंगा 99% वैद्य लोगों को निमोनिया का क्या इलाज है ये मालूम ही नहीं होता है कि आयुर्वेद में क्या दे। एलोपैथी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग एलोपैथी पढ़े हैं वो एलोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयुर्वेद में निमोनिया को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमें अच्छे से विस्तार से यहाँ पे आयुष दर्पण पे पहली बार ऐसे विषय पे बात हो रही है, जो एक मॉडर्न का डायग्नोसिस करके पेशेंट हमारे पास आता है और उसको आयुर्वेद का भी चिकित्सा लेना होता है। और ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्न का डायग्नोसिस कर दिया तो हम उसको मॉडर्न की भाषा से ही देखेंगे, हम उसको आयुर्वेद की भाषा से देखेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे। और और न क्या है कि अगर आपको एलोपैथी नहीं आता है कोई बात नहीं, आप उसको पढ़िए, लेकिन चिकित्सा तो आयुर्वेद ही देना है आपको। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं अभी। और मैं कुछ मॉडर्न पार्ट भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आयुर्वेद बताऊंगा। जो ये निमोनिया का न्यूमोनाइटिस जब हो जाता है, तो यह एक सन्निपात ज्वर का एक टाइप है, जिसको हम श्वसनक ज्वर बोलते हैं। श्वसनक ज्वर मतलब तीनों दोष प्रकोपित हुए हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बुखार आ रहा है। इसको ऐसा भी माना जाता है कि विषाभिगंजन भी विषा विषाभि अभिसंगत ज्वर, मतलब विष का शरीर में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसके वजह से शरीर में विष का प्रभाव पड़ा है। अभिसंगत ज्वर, विषाभिसंगत ज्वर, इस तरह से इसका उल्लेख कर सकते हैं। इसमें एलोपैथी में तो ऐसा बोलते हैं कि निमोकोकस जीवाणु जो रहता है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, उसका संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से फीवर आता है। कहीं ना कहीं विषजन्य संप्राप्ति यहाँ पे हो रही है। तो इस पे बहुत सारे आयुर्वेद में भी जो चिकित्सक लोग थे उन्होंने लिखा है। तो एक सिद्धौषधि निघंटु ऐसे एक ग्रंथ है, उसमें 98 नंबर का जो श्लोक है, उसमें श्वसनक ज्वर के बारे में बताया है। उसमें श्लोक में क्या बताया है कि लाक्षा रसाभम यह स्थिवेत रक्तम श्वास ज्वरार्दिता स्त्यान फुफ्फुस मूलस्य तस्य श्वसनको ज्वरः। इसका मतलब यह है कि पेशेंट को ऐसा फुफ्फुस में स्त्यान कफ जो रहता है, मतलब ऐसा कफ जो है जो बहुत स्त्यान है, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा एल्वोलाई, नॉर्मल एल्वोलाई कैसा है, निमोनिया में कैसा है, तो कफ जाके जमा हो गया है। ऐसा स्त्यान कफ जो है वो फुफ्फुस में जाके और वह श्वास व्याधि करता है और ज्वर व्याधि करता है। और पेशेंट को इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है कि जब भी वो थूकता है तो लाक्षा रसाभम, लाक्षा का जो रस होता है रेड कलर का, उस तरह का स्थिवेत रक्तम, खून का वो थूकता है, खून और बलगम ऐसे थूकता है। इतना उसको खांसी आती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसी तरह से माधव निदान में, श्वसनक ज्वर निदान में बहुत बढ़िया बताया। माधव निदान तो हमारा निदान का श्रेष्ठ किताब है, माधवे निदान श्रेष्ठ। उसमें भी ये चीज बोला है कि लाक्षा प्रतिम
रक्तयुक्तम कफम यह स्थिवेत ज्वरेन बहुशः श्वसेन युक्तः स्त्यानो भवेदपि च कश्चन फुफ्फुस्यो भागस्तु यस्य कथितः श्वसन ज्वरी सा। इसका मतलब यह है कि लाक्षा रस के समान रक्त मिश्रित कफ बार बार स्टीवन करता है, बार बार थूकता है और ज्वर के साथ श्वास लगता है और फुफ्फुस का कोई भाग जो रहता है स्त्यान कफ के वजह से जमा हो जाता है, संहति भाव होता है। स्त्यान कफ का संहति भाव मतलब कंसोलिडेशन ऐसा अर्थ है, वह हो जाता है। और इस व्याधि में ईषत कृष्ण मिश्रित रक्त वर्ण मतलब थोड़ा ब्लैकिश और रेडिश ऐसा स्टीवन आता है और श्वास की गति द्रुत होती है, बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, फीवर आता है। और जब हम लोग इसको ये करते हैं, ऑस्कल्ट करते हैं स्टेथोस्कोप से, तो जो फुफ्फुस मूल के भाग में ट्यूबुलर ब्रीदिंग या फाइन क्रिपिटेशन, जैसे दरवाजा खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, पुराना दरवाजा जिसमें हमने तेल नहीं डाला है, तो क्रिपिटेशन जैसे आते हैं ना, उस तरह की आवाजें इसमें कर 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 आवाज आती है सांस लेने में। इसी तरह से फुफ्फुस के मूल में अगर अंगुली ताड़न किया नीचे तो प्रकर्षण से डल साउंड ऐसा हमें फील होने लगता है। तो यह प्राणवा स्त्रोतस का अधिष्ठित एक व्याधि है, इसलिए इसको श्वसनक ज्वर मतलब जिसमें सांस भी फूलता है और बुखार भी आ रहा है, ऐसा अपने आचार्य लोगों ने माधव निदान जिन्होंने लिखा है उन्होंने बताया है। अब इसका हेतु क्या बताया? आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे, एलोपैथी के हिसाब से तो बहुत सारे कारण है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जैसे निमोकोकस, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एन इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, क्लेप्सिला, स्यूडोमोनास, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है। या अटिपिकल में वायरल हो सकता है, माइकोप्लाज्मल हो सकता है, रिकेट्सियल हो सकता है, या प्रोटोजोअल में ई हिस्टोलिटिका, या फंगल में एक्टिनोमाइकोसिस, एस्परगिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, नोकार्डियोसिस ये हो सकता है, या एलर्जिक कारण की वजह से लॉफलेट सिंड्रोम की वजह से निमोनिया हो सकता है, या रेडिएशन की वजह से हो सकता है। फिर इसमें केमिकल का एक्सपोजर हुआ उसलिए निमोनिया हो सकता है, या एस्पिरेशन ऑफ वोमिटस, उल्टी आ रही है और वो एस्पिरेट होके फूड पाइप से एस्पिरेट हुआ और वो लंग्स में चला गया, विंड पाइप में चला गया, तो एस्पिरेशन वोमिटस ड्यू टू एस्फेक्सिया। और या फिर हियाटस हर्निया में या एक्लेसिया कार्डिया में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हियाटस हर्निया में इसोफेगस ना जो रहता है वो थोड़ा सा इधर उधर विकृत हो जाता है, उसमें भी ऐसा होता है। या गैसेस या स्मोक्स अगर गया तो उससे भी निमोनिया हो सकता है। या पैराफिन, पेट्रोलियम, केरोसिन अगर वो विंड पाइप में चला गया, हमारा ट्रकिया में, लैरिंग्स में, फेरिंग्स में चला गया और फिर वो बाद में एल्वेलाइज के उधर जाके डिपॉजिट हो गया, उससे भी निमोनिया हो सकता है। ये मॉडर्न साइंस मानता है। आयुर्वेद में क्या बोला है कि ये माधव निदान दूसरा चैप्टर में 6वां नंबर का श्लोक श्वसनक ज्वर निदान में ऐसा बता रहे हैं कि ये चानव वस्त्रहिता अपि दुर्बला स्यु श्रांत दुस्वेत, मतलब जो ज्वर वाला है ना सन्निपात ज्वर, उसी में जब श्वसनक ज्वर का उल्लेख करते हैं माधव निदानकार, तो वो बोलते हैं कि, मैं हिंदी में बोलता हूँ, संस्कृत में बहुत टाइम लगेगा, इसमें बोल रहे हैं कि अगर अन्न वस्त्र रहित, दुर्बल, थका हुआ इंसान, दुखित, दीन, अजीर्ण रोगी, मध्य पिया हुआ और जिनको वृक्क और यकृत में शोथ हुआ है, इन्होंने वृक्क शब्द यूज किया है, ये चाप्पे जीर्णो गदिनो बहु मध्यपा वा वृक्कस्य वा यकृतो ननु शोथिनो वा, जिसको किडनी का बीमारी है या यकृत का स्वेलिंग है, अगर उन्होंने मिथ्या आहार विहार किया, ऐसे रोगी मतलब वो पहले से ही बीमार है, कपड़ा नहीं पहन रहे, अन्न नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे, हवा का एक्सपोजर हो रहा है, दुर्बल है, थकावट है उनको, दुखित है, गरीब है, अजीर्ण रोगी हैं, मध्य पिए हुए हैं, किडनी की बीमारी वाले, जिनको सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, या लीवर की पैथोलॉजी वाली बीमारियां हैं, अगर मिथ्या विहार इन लोगों ने किया, तो ऐसे लोगों को शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में बाधा निर्माण करने वाला कोई पुति गंध वगैरह या एलर्जेंस अगर चला गया, तो उससे श्वसनक ज्वर की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया है। उसमें दारुण और अत्यंत दारुण ऐसा बताया है। और ज्वर का कारण जो है वह इन्होंने बोला है कि यह बाह्य कारण होता है, और इन्होंने क्लियरली बोला है कीटाणवोऽस्य प्रोक्तो नाम, वर्षा ऋतु में कोई कीटाणु आते हैं, मतलब हमारे जो माधव निदानकार हैं
उनको मालूम था कि कीटाणु मतलब बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगल इन्फेक्शन, ये सारे चीज हैं। उन्होंने संस्कृत में कीटाणु शब्द बोल दिया, ठीक है। तो उन लोगों को ये सारा चीज मालूम था। अब निमोनिया होता है वो लोबर निमोनिया होता है या फिर ब्रोंको निमोनिया होता है, दो तरह का होता है। इसके लिए पूर्व रूप जो है वो माधव निदानकार ने क्या बोला है कि पार्श्व पीड़ा होती है, श्वास लगता है, अवसाद होता है, कास और कंप होता है। मतलब पूरा साइड में रिब्स में आगे पीछे बहुत ज्यादा पेन होगा, सांस फूलने लगता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है, अवसादित हो जाते हैं, खांसी आती है और कंपन होता है। ऐसा श्वसनक ज्वर के पूर्व रूप में बताया है, टीका में बहुत अच्छे से बताया है। और फिर उसके बाद में रूप क्या बताया है, श्लोक तो बहुत बड़ा है, मैं उसका अर्थ बताता हूँ। इन्होंने बोला है कि ठंडी के संपर्क में, अगर ठंडी के संपर्क की वजह से श्वसनक ज्वर आया है तो उसमें बहुत हाई इंटेंसिटी का ज्वर होता है, बहुत प्यास लगती है, अन्न में अरुचि होती है, सांस फूलने लगता है, पार्श्वशूल होता है, कास, श्वास। और कास जब भी आता है तो वह रक्त मिश्रित ऐसा खून के साथ बलगम आएगा, ऐसा फीलिंग होता है। और कपोल भाग में रेडनेस रहता है, पूरा गाल में पूरा रेडनेस रहता है, ललाट में पसीना आता है बहुत ज्यादा, और दुर्बलता बहुत ज्यादा रहती है, शरीर में पीड़िकाएं आती है, रैशेस होते हैं, कंठ कूजन, कंठ से कबूतर के निकलने की तरह अलग तरह से आवाज आती है, प्रलाप होता है, पेशेंट इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, जीवा कर्कशता युक्त रहती है, अत्यंत मलिन रहता है। मतलब इसमें सन्निपात के सारे लक्षण आते हैं, वातज पित्तज कफस तीनों आते हैं, नाड़ी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और पेशेंट का जो नाड़ी है वो स्थूल और चंचल रहती है। ज्वर जब तक रहता है तब तक नाड़ी की गति, पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है, और जब फीवर कम हो जाता है तो वो पल्स रेट कम हो जाता है। और ये ज्यादातर अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये अरिष्ट सूचक लक्षण इस तरफ जाता है। इसमें संप्राप्ति क्या बताया है, माधव निदानकार ने बहुत अच्छे से संप्राप्ति बताया है कि जब आस्यतो गलतो वणवस्य श्वास पद्धतो रोगदा फुफुस्यांतः प्रकोपे पुए आता वे गदाह। मतलब इसका मतलब सारांश मैं बता रहा हूँ, संस्कृत में तो बहुत बड़ा है। इसमें बोल रहे हैं कि हम जब माधव निदान पढ़ेंगे ना तो हम निमोनिया का पूरा टीका वाचन के साथ पढ़ेंगे। उन्होंने बोला है कि जब रोगी के मुंह से और श्वास मार्ग से रोगोत्पादक जीवाणु का प्रवेश होता है, फुफ्फुस के अंदर में अंत प्रकोष्ठ में प्रवेश होता है, वायु सूक्ष्म प्रणाली में प्रविष्ट होते समय जो विषारी प्रभाव कीटाणुओं का है वो वहां जाके रक्त को घनता प्राप्त कर देता है, रक्त घन हो जाता है, और रोगी के वाम या दक्षिण भाग में शोथ हो जाता है फुफ्फुस में, मतलब पूरे लंग्स में सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से फुफ्फुस में प्रदाह होता है, या फिर जो फुफ्फुस के जो प्रणालियां हैं उधर प्रदाह होता है, ब्रोंको निमोनिया होगा या लोबर निमोनिया होगा। ऐसा माधव निदानकार ने भी यही चीज माना है। और इसमें बुखार रहेगा, शूल होगा, श्वासकृच्छता होगा। तो अब इसमें चिकित्सा क्या करना है, जो लोबर निमोनिया है उसमें सबसे पहले जो अब लोब हम देखते हैं, अभी आप रुकिए मैं आप लोगों को और अच्छे से बताता हूँ। आप लोग को ये 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ ना उसके लिए यहाँ पे फोटोग्राफ है। हाँ, अभी आप लोग देखिए यहाँ पे लंग्स के लोब्स आप देखिए, एक जो एक साइड में 3 लोब है, एक साइड में 2 लोब है, ये आप लोगों को मालूम है। जो हमारा लेफ्ट साइड है जहाँ पे हार्ट रहता है वहां पे 2 लोब है, और जहाँ पे हार्ट नहीं रहता है वहां पे 3 लोब है, ये आप लोगों को मालूम है। तो जो लोब के ऊपर ऊपर पूरा निमोनिया हुआ है वहां पे क्या होगा, तो वहां पे विश्रांति लेने को बोलना है, रेस्ट लेने के लिए लघु भोजन बोलना है, कफ स्थान की आद्य चिकित्सा करना है, और फीवर को दूर करने की हृदय औषधि देना है। तो इसलिए वृहद कस्तूरी भैरव रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, इनका प्रयोग करना है। वक्ष स्थल में चेस्ट पे लेप लगाना है, दशांग लेप लगाना है, अतसी आदि लेप, अतसी आदि जो रहता है उसका लेप लगाना है, कर्पूरादि लेप लगाना है, पंचगुण तेल का अभ्यंग करना है, पुराण घी में कपूर और सेंधा नमक डाल के वो डाल के और थोड़ा गर्म करके और पूरा बॉडी में चेस्ट पे खासकर अभ्यंग करना है। अगर हार्ट फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से ये तकलीफ बढ़ रही है तो ये टालने के लिए कि मतलब हार्ट फेलियर ना हो जाए, रेस्पिरेटरी फेलियर ना हो जाए, क्योंकि ये बढ़ जाएगा लोबर निमोनिया, तो इसमें हार्ट को बल देने वाला हेमगौर पोट्टली रस, हृदय रोग रत्नाकर रस, ज्वाहर मोहरा पिष्टी, ये दें तो श्वासावरोध नहीं होगा।
और श्वासावरोध को पूरा ठीक करना है हमें। तो उसमें क्या करना है हमें, समीर पन्नग रस, हेमगर्भ, शंख भस्म, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म का प्रयोग करना है। तो ये निमोनाइटिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो ब्रोंकस वाला जो रहता है ब्रोंको निमोनिया, उसमें और ज्यादा वो डीपली चला जाता है कफ और विषाणु का प्रभाव रहता है, बहुत ज्यादा डीपली जाता है। ब्रोंको निमोनिया बहुत डेंजरस होता है। उसमें हमें क्या करना है कि वो वायु जो है वो पूरा दूषित कफ को लेके और वहां जाके पूरे एक एक एल्वेलाई को भर देता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, बहुत ज्यादा रहता है। तो इसको ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि बच्चों को ये ज्यादा होता है ब्रोंको निमोनिया, तो इनको जिसको बाल दमा भी बोलते हैं, आगे ये जाके बाल दमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें बाल चतुर्भुज रस, रामेश्वर रस, कुमार कल्याण रस, श्वास कुठार रस, कफ कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, श्रृंग भस्म, टंकन भस्म, प्रवाल भस्म का प्रयोग अनुपान के साथ हमें करना है। इसमें मैंने प्रवाल भस्म वगैरह क्यों बताया, कुछ पित्त सामक द्रव्य भी देना है, क्योंकि श्वास व्याधि जो है वो तमक श्वास जो रहता है वो आमाशय समुद्भव, और श्वास व्याधि भी आमाशय समुद्भव रहता है। तो वहां पे कहीं कहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रवाल भस्म का प्रयोग करना है। और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है निमोनाइटिस का, तो निद्रा नाश, प्रलाप, कंप, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर, संज्ञा नाश, हृदय के कार्य में अवरोध, और यह मृत्यु तक लेके जा सकता है अगर निमोनिया अगर हो जाता है तो। अभी आप लोग कुछ बोलिए फिर मैं बोलूंगा। आप लोग का कोई अनुभव है कि आपके पास निमोनिया के पेशेंट आए और आप लोगों ने कोई आयुर्वेदिक दवाइयों से उनको ठीक कर दिया? मनीषा सिंह मैम, आपका अगर कोई अनुभव है तो हमें बताइए, अगर अनुभव है तो। नहीं अनुभव है तो कोई बात नहीं। गंगवार सर, आपने निमोनिया के पेशेंट ठीक किए हैं क्या? हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हाँ सर, तो मैं तो सर ये क्या कहते हैं जो इसमें स्वयं थोड़ा सा तेल लगवा कर, तो जैसे अगर कोई एंटी में दूध पेशेंट है तो उसे सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन द्वारा इस तरह का तेल धुए जलवा के वो लगवाता हूँ, और थोड़ा सा कहता हूँ तवा से गर्म करके लगाओ चेस्ट पे उसके। और जो है पेशेंट को मल सिंदूर अवरत प्रवाल तो मैं देता हूँ सर, सामान्य तौर पर सर। श्वास को उठाकर संकाश अब इस तरह से पेशेंट में ठीक किए हैं सर, और सफलता मिली है। जी जी सर। ठीक है। तो इसमें निमोनिया के अलग अलग जो बैक्टीरिया होते हैं उनका अलग अलग प्रभाव रहता है। कोई जैसे लेजिनेला निमोफिलिया, इससे निमोनिया हुआ है तो वो 4-5 दिन पहले रहेगा और बाद में 4-5 दिन के बाद वो कम सिम्टम्स होने रहेंगे। या फिर अलग अलग जो क्लैमिडिया रिलेटेड रहता है तो उसका इन्फेक्शन जो रहता है वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और ज्यादा दिन लगा देता है। तो हम सीबीसी काउंट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं। ब्लड कल्चर करने से कौन सा मेडिसिन काम करेगा वो हमें अच्छे से समझ आता है। ब्लड टेस्ट का यही कारण होता है, मतलब करवाने का ये उद्देश्य कि कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये कौन से मेडिसिन काम करेंगे। कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ता है, कभी सीटी स्कैन और चेस्ट करना पड़ता है, लंग बायोप्सी करना पड़ता है, स्पूटम कल्चर करना पड़ता है, यूरिन टेस्ट करना पड़ता है। यूरिन टेस्ट इसलिए कि लेजिनोला बैक्टीरिया जो रहता है वो यूरिन में आके वहां तक इन्फेक्शन कर देता है। अब इसमें निमोनिया हुआ है तो इसमें कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं? हर तरह के बैक्टीरिया या फंगल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसमें ठंडी बज के बुखार आता है, खांसी बहुत ज्यादा आती है, और उसमें खून आता है, खांसने के बाद खून आता है, बुखार आता है, बुखार कम भी हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर पेशेंट को निमोनिया हुआ है ना तो अगर सीढ़ी चढ़ रहा है तो उसको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी सांस फूलने लगती है। उसी तरह से चेस्ट में पेन होता है, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा डीप सांस लेगा, तो अभी आप देखिए डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा लंग्स में कफ जमा है, तो जब भी वो दीर्घ श्वसन लेगा तो उसको चेस्ट पेन होगा बहुत ज्यादा और खांसी बहुत आएगा। फिर उसी तरह से उसको कंफ्यूजन होगा, हेडेक होगा, भूख नहीं लगती है, एनर्जी नहीं रहती है, थकावट बहुत ज्यादा होता है, पूरे बॉडी के मसल्स में पेन होता है, अंग मर्द होता है बहुत ज्यादा, ज्वाइंट्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस आती है, पसीना आता है, स्किन भी बहुत ज्यादा
अलग तरह का विकृत हो जाता है। कभी कभी, सभी को नहीं, कभी कभी डायरिया होता है, कान में दुखता है, आंखों में दुखता है, और जो अपना जो गला है ना, वहां पे सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी भी कभी कभी होता है, रैशेस आते हैं, और गले में इन्फेक्शन हो जाता है, खांसते टाइम बहुत ज्यादा, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, ऐसे कभी कभी होते हैं। तो इसमें हमें कोई भी दवाइयां नहीं लेनी, कफ सिरप वगैरह नहीं लेना है, अच्छे से डायग्नोस करके सीबीसी करा के और फिर क्या करना है कि ट्रीटमेंट जो है वो सही होना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। हमें क्या करना है, और इससे निमोनिया होने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मॉडर्न एलोपैथी साइंस ये मानता है कि अगर ये निमोनिया बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो ये मेनिंजाइटिस, ब्रेन के मेनिंजेस को वहां पे तक इन्फ्लेमेशन जाएगा, या माइलाइटिस नर्व्स पे जाएगा, माइलाइटिस होगा, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, एनसेफेलाइटिस होके पेशेंट को कुछ शुद्धि नहीं रहेगा, वो कोमा में जा सकता है, या हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, या लंग डैमेज, सीवियर लंग्स डैमेज ऐसे हो सकता है, इतना डेंजरस ये इन्फेक्शन होता है। तो ये श्वसनक सन्निपात ज्वर, इसको हमें समझना है। तो चिकित्सा में सन्निपातिक ज्वर चिकित्सा और आयुर्वेद की सबसे तिक्त रसात्मक उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य देना है। जो पेशेंट आयुर्वेद को फॉलो करते हैं उनको इस तरह से देना है, जो एलोपैथी करते हैं वो एलोपैथी के हिसाब से जो भी जरूरी है वो लोग दवाई देंगे। आयुर्वेद से अगर करना है तो इसमें तिक्त रसात्मक उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। तिक्त कटु रस उष्ण वीर्य वाले द्रव्य। तो इसमें कषाय में अगर देखेंगे तो व्यग्रदादि कषायम, उसी तरह से इंदुकांत कषायम, ये बहुत अच्छा काम करता है। और बुखार है तो महासुदर्शन घनवटी या फिर गोरोचनादि वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस। इसी तरह से अगर फीवर सान्निपातिक है तो इसमें वात पित्त कफ के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, कस्तूरी भैरव रस बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से स्वर्ण मुक्तादिवटी भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें अगर ना बहुत ज्यादा ये तकलीफ बढ़ रही है और शयात्मक संप्राप्ति हो रही है, मतलब यक्ष्मा जैसा सिम्टम आ रहा है, यक्ष्मा हुआ नहीं है लेकिन वैसा हो रहा है, तो मैं षटफल घृतम और दीपन पाचन अनुलोमन वाले तो है ही फर्स्ट स्टेप। उसी तरह से कुष्मांड रसायनम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और पूरे बॉडी में कर्पूर तैलम वो अभ्यंग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कनकासव, ये निमोनाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से समीर पन्नग रस, फिर रस सिंदूर बहुत अच्छा काम करता है, कफ को अच्छे से सुखा देता है। पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, टंकन क्षार, सज्जी क्षार, ये बहुत अच्छे से निमोनिया में काम करता है। उसी तरह से अग्नि को बढ़ाना है तो आप आम पाचक वटी, लशुनादि वटी, शंखवटी, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, और आसवरिष्ट अगर देना है तो आप इसमें हाँ, और इसमें अवलेह भी बता रहा हूँ। पहले आसवरिष्ट देखते हैं तो पिपल्यासव बहुत अच्छा काम करता है। पिपल्यासव, कनकासव, दशमूलारिष्ट बहुत अच्छा से दीपन पाचन में करते हैं, वायु को भी अनुलोमित करते हैं, कफ को भी ठीक करते हैं। और कनकासव तो इतना बढ़िया है कि कफ को पिघला के ब्रोंकोडायलेटेशन का काम करता है नेचुरल वे से। और इसमें श्वास का चिंतामणि रस बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से जब ये निमोनिया ठीक हो रहा है तो हम इसमें कुछ रसायन या बृहण दवाइयां भी देते हैं। तो हम इसमें कंटकारी घृत, कंटकारी अवलेह, उसी तरह से भारंग्यादि अवलेह, तांबुल्य, हम पान के पत्ते से बनाया हुआ, कपूर, पान का पत्ता और गुड़ से बनाया हुआ जो तांबुल्यम रहता है वो निमोनिया में बहुत अच्छा काम करता है। और पेशेंट अगर बलवान है तो निमोनिया के पेशेंट में जब पेशेंट थोड़ा स्थिर हो जाता है ये सब दवाइयों से और बल बढ़ जाता है, भूख लगने लगती है, तो उसको वमन कराना, सद्य वमन कराना बहुत अच्छा रहता है, उसे पूरा कफ निकल जाता है। और उसके लिए अगर स्वेदन पॉसिबल है, स्नेहन स्वेदन, तो सरसों का तेल या फिर जो भी दूसरे तेल, तिल तेल वगैरह लगा के स्वेदन देके और फिर वमन करा दें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। और फिर पेशेंट को फिर से ना हो उसलिए रसायन देना है, तो ब्रह्म रसायन, आम्ल की रसायन, ऐन्द्र रसायन, च्यवनप्राश अवलेह, ये सब देने से फायदा होता है। बाकी आप लोग कुछ बताइए, निमोनाइटिस में आप लोग का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं। हाँ, ये लंग फाइब्रोसिस बाद में हो सकता है, अगर ये कफ जमा रहे बहुत दिनों तक तो ये सूख के और फाइब्रस सेल्स बनने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा तकलीफदायक रहता है। फिर उसको रिवर्स करना एलोपैथी में तो है ही नहीं पॉसिबल, लेकिन आयुर्वेद में हो जाता है। आयुर्वेद में हम घृत पान करा के, अग्नि को बढ़ा के, और लंग्स पे काम करने वाले जैसे पुष्कर मूल है, फिर कंटकारी है, बृहति है, दशमूल है, और ये स्वर्ण मालिनी वसंत
है ना, स्वर्ण मालिनी वसंतो सर्व रोगी वसंता, श्वास काश में अमृत के समान दवाइए। उसी तरह से श्वास कुठार रस, चंद्रामृत रस, कफ केतु रस, ये सारे द्रव्य बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी आप लोग बताइए। डॉक्टर मोनिका मैम, आपने कभी निमोनिया के पेशेंट को आयुर्वेद से ठीक किया है क्या? सर जी स्पेसिफिकली निमोनिया में नहीं, लेकिन श्वासकाश के बहुत सारे पेशेंट आते हैं सर। इसमें जैसे आपने रसायन बताया ना, तो इसमें अगस्त्य रसायन भी हम लोग यूज करते हैं। जी और सर तांबुल लेहम का प्रयोग हमने कहीं पे ऐसी कफ है ना सर, किसी को ऐसी खांसी हो रही है जो स्टॉप ही नहीं हो रही। कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि रात रात तक बैठे रहते हैं, खांसी नहीं खत्म होती सर। उसमें हमें तांबुल लेहम का बहुत अच्छा रोल मिलता है सर, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा भी चटाते हैं, उनकी खांसी शांत हो जाती है सर। जी जी बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। ठीक है। और किसी का कोई अनुभव है तो शेयर करिए। निमोनिया में आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि इन्फ्लेमेशन है, फ्लूइड इन द एल्वेलाई ऐसा रहता है, पानी जमा होता है, वो भी कफ। और इसका हमारे सर ऐसा बताते हैं कि जो कुआं होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे पानी है, लेकिन जो उसकी वॉल्स रहते हैं वहां पे ऊपर भी पानी रहता है, गीला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो दीवार है वो पानी को खींचती है। वैसे क्लेदक कफ यहाँ पे इतना दूषित होता है आमाशय के कफवर्धक आहार विहार की वजह से, कि वह जाके पूरे लंग्स तक, पूरा भाग तो है कफ का लेकिन वो पूरा गीला गीलापन रहता है वहां पे। तो इसीलिए हम त्रिकटु और कफ शामक और तिक्त रस और कटु रस वाले द्रव्य देते हैं कि वो पानी को निकाले, क्लेद को निकाले। तो निमोनिया में अगर हमने चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, पुनर्नवा गुगुल ये भी साथ में दे दिया, यूरिन से क्लेद कम होते जाएगा, अग्नि बढ़ा देंगे। पृथ्वी नहीं, जल तत्व को कम करना है और अग्नि तत्व को बढ़ाना है। ऐसा करने से और भी देना है तो ऐसे बोलते हैं कि रक्त के फेन से फुफ्फुस बना है। तो इसमें रक्त पाचक बहुत अच्छा काम करता है। रक्त पाचक के जो द्रव्य हैं वो सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य हैं, वो फुफ्फुस को बहुत अच्छा मतलब अग्नि को अच्छा कर देते हैं, रक्त की अग्नि को, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बाकी आप लोगों को कुछ अनुभव है? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप निमोनाइटिस पे मॉडर्न क्या देखे हैं सिम्टम्स, वो बता सकते हैं अगर आप हरीश बत्रा जी बताना चाहें तो। सर को नमस्कार सर, मैंने तो बस अभी 1 मिनट पहले ही ज्वाइन किया सर, बेटे को पढ़ा रहा था, कल एग्जाम है बेटे का सर। एग्जाम तो बहुत अच्छा होगा। आप निमोनिया के पेशेंट देखे हैं सर? हाँ सर देखे हैं सर। तो आप थोड़ा बताइए ना, आपको कैसे अनुभव है, क्या है, क्या सर मैं सर मॉडर्न करता था आयुर्वेद, तो मैं अभी तो शुरू किया सर, मेरे को तो नहीं, तो उसका क्या आइडिया ही नहीं। सिम्टम्स क्या थे? आपने कैसे पता लगा कि निमोनिया है? सर कफ, ब्रीथलेसनेस, और क्या नाम है सर, और वो देखते हैं जब एग्जामिन करते हैं तो सर क्रेप्स आते हैं उसमें। जी पूरा कंजेशन रहता है, एयर जी वे जो रहता है वो इम्बैलेंस रहता है, पेशेंट को सांस फूलता है। हाँ सर। जी व्हीजिंग साउंड भी रहता है सर। बहुत बढ़िया बताया आपने। सर विजिंग साउंड रेयर रहती है, विजिंग साउंड ब्रोंकियल अस्थमा में होती है, ब्रोंकाइटिस में आती है, निमोनाइटिस में क्रेप्स आती है। अच्छा, अच्छा और इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए सर सर डायग्नोसिस? काउंट रूटीन कराते हैं सर, टीएलसी रूटीन सीबीसी कराएंगे सर, और उधर सीआरपी कराएंगे, एक्सरे टेस्ट कराएंगे। एक्सरे टेस्ट में फाइंडिंग आ जाती है सारी की सारी सर। अगर एक्सरे टेस्ट में अगर ट्यूबरकुलर हुआ तो सर उसके पैचेस जो है बाहर की साइड आएंगे, इंटरनली फील्ड रहेगा। अगर निमोनाइटिस हुआ तो सर अंदर से जो व्हाइटिश का एरिया आएगा और बाहर से ब्लैकिश आएगा सर। ये फर्क होता है ट्यूबरकुलर में और निमोनाइटिस में सर। जी ये सही बात बताया आपने। सर मेरे फ्रेंड है, रेडियोलॉजिस्ट हैं, हाँ जी तो मेरे को बड़ा गूढ़ ज्ञान देते हैं सर इन चीजों का। जी। मेरे बड़े क्लोज हैं सर वो। हाँ तो इसमें फ्लूइड एल्वोलाई में जमा रहता है। जी ये सर। कफ जो है वो द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, और स्त्यान कफ भी है, वो जाके जमा हो जाता है। और तो सो इसका ज्यादातर जो है सर निमोनाइटिस जो है लोअर जोन में आएगा ज्यादातर, और जो ट्यूबरकुलर होगा अपर पार्ट में आएगा सर। जी। और इससे एनसेफेलाइटिस वगैरह भी पेशेंट देखे ना आईसीयू में कि निमोनिया से एनसेफेलाइटिस हो गया। वो नहीं देखा सर मैंने, वो नहीं देखा। मैंने देखा है कि निमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं दिया डॉक्टर्स ने, और वो एनसेफेलाइटिस में जाके कोमा में चले गए। मेनिंजाइटिस हो गया कभी कभी, या फिर कन्वर्जन्स आने लगे, इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, मैंने देखा है। ठीक है डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने ऐसे पेशेंट नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा और इसको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
सर पेशेंट कोरोना देखे में सब ऐसे ही हुआ होगा क्या सर, कंडीशन पूरे? कोरोना में हरीश बत्रा जी बताइए, ऐसे ही हुआ था क्या? जो सेकंड वेव आई थी, लंग्स को ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा था, अटैक कर रहा था, इस तरह के कंडीशन ही हुए होंगे सब। सर उसमें तो हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, एक्सरे मशीन तक तो कोई गया ही नहीं सर। सब उसके लिए भेज देते थे सिटी के सर, HRCT के लिए सब। हाँ। और डर लगता था उसमें, तो बहुत बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है उस टाइम तो। जी ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ये टॉपिक पे। उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे ना वो इतना ज्यादा वो डर हो गया था ना कि कोई डॉक्टर को भी हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा, तो इतना ज्यादा स्टडी नहीं हुआ कि फ्लूइड एल्वेलाई में जमा हो रहा था क्या। हम तो सिम्टम्स से देख रहे थे, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, फीवर आ रहा है, फिर उसको आइसोलेट कर दो और वैक्सीन लगा दो, ये सब किया गया। उतना हम मुझे जानकारी नहीं है, बाकी लोग को होगी तो बता सकते हैं। सर कुछ भी नहीं हुआ सर उस टाइम तो। उस टाइम मैंने तो अपना सर क्या नाम है, 6 बेड का मैंने आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ था सर। मैंने तो गवर्नमेंट से थोड़ा ही सेंटर लिया हुआ था सर मैंने तो। जी जितना सर उस टाइम इतना ब्लंडर हुआ है ना सर, दबा के स्टीरॉइड दिया है, जिसको नहीं शुगर थी वो भी शुगर में कन्वर्ट हुआ है सर। बहुत बुरा हाल हुआ सर। जी हम लोग उस टाइम पे आयुष दर्पण पे रोज चर्चा करते थे, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था, जय मंगल रस, श्वास रस, चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्णमालन वसंत, महालक्ष्मी विलास रस, ये सारे जो अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, इसका कॉम्बिनेशन हम पेशेंट को देते थे। कर्पूर आदि चूर्ण और ये नारदिय लक्ष्मी विलास रस, ऐसे अलग अलग समीर पेशेंट को हम लोग पन्नाग्रस क्या, समीर पन्नाग्रस भी था सर। हाँ हाँ ये सब हम देते थे। और वो डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर भी आए थे, तो इतने सारे पेशेंट ठीक हो रहे थे बहुत सारे हमारे दवाइयों से। सर उस टाइम तो जो घर में आइसोलेशन में रहा है ना सर, वो बहुत हाँ अच्छा रहा है सर। हाँ जो हॉस्पिटल चला गया तो वो कोई वापसी आना बड़ा मुश्किल ही रहा है सर उसका। सर वो असल में आईसीयू के वजह से ही कितने सारे पेशेंट मर गए, सर वहां पे इन्फेक्शन। पांच पांच के 6 तो कैजुअलिटी मेरे सेंटर पे हुई थी सर। अच्छा बहुत अब क्या करते उस टाइम, और जो साधन ही और नहीं थे सर। कभी ऑक्सीजन खत्म है, कभी ऑक्सीजन नहीं है। बड़ा बुरा टाइम था सर वो तो। हाँ पैनिक कंडीशन, लोग मर रहे हैं और डेड बॉडी भी लोग सर ऐसे ही फेंक रहे हैं। सर मैंने अपने सामने सामने तड़पते हुए देखा है सर, मैंने अपने सामने जान निकलते हुए देखा है सर, तड़प तड़प के। अच्छा और अप्रोक्सीमेटली कितने लोग मरे थे सर, कुछ ऐसे है क्या, कितने लोग मरे, मतलब लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना हुआ, कुछ ऐसे पता नहीं चला। करोड़ों लोग मर गया सर, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग मरा। अच्छा सर मुझे बहुत सारे तीन लोग तो डर के मारे मर गए, डर के। सर मुझे मतलब कोरोना की फर्स्ट वेव में तो ट्रीटमेंट करने को मना किया था गवर्नमेंट ने, जब जगह जगह पे सर्दी खांसी के क्लिनिक खोले गए थे। लेकिन जब वो फर्स्ट बार में जो बात नहीं चली, मतलब बात नहीं बनी, तो सेकंड वेव में फिर सबको ट्रीटमेंट करने का मौका मिला। तो फर्स्ट वेव में तो चोरी छुपे ट्रीटमेंट किया, और सेकंड वेव में भी ट्रीटमेंट फिर तो खुलेआम ट्रीटमेंट किया। और करीबन मैंने 30 पेशेंट देखे। उस 30 पेशेंट में मेरी एक सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई। और उसमें 3 केस मैं बताना चाहूंगा। एक केस था लखनऊ का केस था, और उनको कोरोना पॉजिटिव पॉजिटिव था। वो करीबन 6 फीट 2 इंच के आदमी थे, और 11 दिन से वहाँ के एक सेंटर में, गवर्नमेंट सेंटर में पड़े हुए थे। और उनको 11 दिन से उनका फीवर नहीं जा रहा था, और 104 105 फीवर उनको आता था। और तमाम एलोपैथी के मेडिसिन जो भी उस समय चली, सब उनको दी जा रही थी। और डोलो 650 उनको करीबन 5 से 6 बार देते थे। और डोलो 650 mg खाने के बाद भी वो मुश्किल से 1.5 2 घंटे उनका फीवर उतरता था, और उनको वापस फीवर आता था। तो जिनके वो ससुर जी थे, वो मेरा भाई है, मेरा कजिन है। तो एक कहावत है ना सर कि मरता क्या ना करता। तब उनको याद आई कि यार कुछ आयुर्वेद में इसमें हो सकता है क्या। तो उस समय उनका फोन आया था, और उनको फिर दवाइयाँ शुरू की थी। और जो उसमें से बहुत कॉमन दवाई है, आपने अभी नाम ले दिया उन सबका। तो उनको मैंने जयमंगल रस
2 BD में दिया था और उनको 2 दिन में उनका फीवर चला गया था। और उसके अलावा भी उनको काफी मेडिसिन जो उस समय महामृत्युंजय, महालक्ष्मी विलास रस, त्रिलोक चिंतामणि, आपका इस टाइप की दवाइयाँ दी गई थी। तो वो करीबन 5 या 6 दिन बाद उनका मतलब वो छुट्टी लेके आ गए थे। तो ऐसे हाई ग्रेड फीवर को मतलब जयमंगल ने उस पर विजय प्राप्त की, आयुर्वेद ने विजय प्राप्त की, वो पेशेंट बच गया। सर दूसरा पेशेंट था, एक माताराम थी करीबन 84 ईयर्स की। उनको कहीं भी बेड नहीं मिल रहा था, मेरा फैमिली पेशेंट है, उन्हें कहीं बेड नहीं मिल रहा था। और तो वो मेरे पास आए थे कि सर कुछ हो सकता है क्या। तो वहां पे जब देखा था तो उस समय ये हाल था कि उन्होंने कहा सब हम टेस्ट कुछ नहीं कराएंगे, ना हम सीटी कराएंगे, ना एक्सरे कराएंगे, ना ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपको दवाई दे दो। टिपिकल सिम्टम्स थे कोरोना के, हाई ग्रेड फीवर, कफ, ड्राई कफ, लॉस ऑफ एपेटाइट, और मुंह का स्वाद चला गया था, खुशबू नहीं आ रही थी, ये सब सिम्टम्स थे। तो इजीली पकड़ में आ गया था। तो मैंने वहां पे भी 4 दवाइयां दी थी। उसमें एक थी त्रिलोक चिंतामणि रस, एक था महालक्ष्मी विलास रस, एक था उनको आपका एक टेबलेट आता है फीफाटॉल जो बहुत उस समय चला था, उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक वो दवाई दिया था। और महासुदर्शन घनवटी, मतलब इन दवाइयों ने ऐसा काम किया था कि मतलब 4-5 दिन, मतलब उनको मैंने ये दवाई 11 दिन दी थी, पर वो पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हुआ था और मतलब बच गया वो। क्योंकि यहाँ तो 25 साल का आदमी मर रहा था, वहाँ पे 82 ईयर्स की लेडी वहाँ बची थी। और तीसरा एक डॉक्टर का केस था, एक बीएमएस डॉक्टर था, उसका केस था। और उनको एक एमडी मेडिसिन की दवाई वो 10 दिन ले रहे थे, 10 दिन से खा रहे थे। और उन्हें क्या हुआ कि एकदम सडन वो टॉयलेट गए और टॉयलेट से जैसे उठे हैं तो उनको जबरदस्त डिस्निया हुआ और एकदम वो सांस सांस लेने में उनको बहुत कठिनाई हुई। तो तुरंत वो उन्होंने डॉक्टर को फोन लगाया जिसका ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो उन्होंने कहा था आप एक सिटी चेस्ट करा लें। और सिटी चेस्ट जब कराया था तो उनको बायलैटरल निमोनिया आया था। और उस समय भी बहुत मारा मारी थी, तो कैसे भी करके एक हॉस्पिटल में उनको बेड अरेंज कराया था। लेकिन उनसे साफ साफ बोल दिया था कि हम इलाज हम करेंगे, आपको जो देना है आप दो, पर हम अपना इलाज भी करेंगे। इस शर्त पे पेशेंट को एडमिट किया था। और वहां पे सेम फॉर्मूला जो सर ने अभी बताया ना, महालक्ष्मी विलास रस, त्रिलोक चिंतामणि, समीर पन्नक, आपका अभ्रक भस्म 1000 पुटी, हीरक भस्म, ये फॉर्मूला बहुत चला था। ये बनाया किसने मुझे भी नहीं पता अभी तक, लेकिन ये बहुत चला था। और उस समय ये ऑनलाइन क्या हम क्लासेस। लोगों ने ही बनाया था आयुष दर्पण पे? हम लोगों ने पेशेंट पे दे दे के ट्रायल कर करके हम लोगों ने बनाया, फिर कोई इनपुट दे रहा था, ऐसे करके हम आयुष दर्पण पे लगातार बोलते जा रहे थे। यहाँ से तो लोगों ने ये सीखा। इस फॉर्मूले ने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई है। जी। ये शायद पता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि वो वायलेटल निमोनिया का पेशेंट जो डिस्निया था, जिसका ऑक्सीजन 10 पे चल रहा था, और मतलब बड़ा क्रिटिकल कंडीशन थी, और वो बाहर ले जा रहे थे, भोपाल इंदौर हाई सेंटर में शिफ्ट कर रहे थे। पता नहीं मुझे कितना कॉन्फिडेंस था इस फॉर्मुलेशन पे कि मैंने उनसे ये बोला था कि आप मुझे सिर्फ 24 घंटे दो, मेरी 4 पुड़िया जाने दो। अगर इनका सेचुरेशन नहीं बढ़ता है या ऑक्सीजन जितने पे चल रहा है ये कम नहीं होता है तो आप ले जाना। और वो 4 4 घंटे में वो पुड़िया दी गई थी। और उनका मतलब एक मतलब 4 या 6 पुड़िया जाने के बाद उनका बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, उनका डिस्निया कम हुआ और उनका ऑक्सीजन कंजेशन कम हो गया। उनका मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया रिकवर हुआ। और डॉक्टर 7 दिन बाद डिस्चार्ज होके वापस आया था। और उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का मालिक के जीजाजी भी थे, वो वहां पे कैजुअलिटी में मारे गए थे, वो टोटल एलोपैथी पे थे। तो मतलब यहाँ पे जो आयुर्वेद ने काम किया है ना और लाखों लोगों की जान बचाई है, मतलब ये अमेजिंग है। और मेरी माँ की उम्र 74 ईयर्स थी। मेरी मम्मी को डायबिटीज है, उनका जो प्लास्टी हुआ था 2007 में। और उनको भी सेम सिम्टम्स यही थे कि मतलब मेरा तो पूरा घर था, मतलब मेरा छोटा छोटा भाई और मेरी बहू वो अलग में थे। मेरा मंझले वाले भाई को कोरोना पॉजिटिव पॉजिटिव था, उसकी
वाइफ को पॉजिटिव था, उसके दोनों बच्चों को था। उनको मैंने हॉस्पिटल में, अपने खुद के हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मम्मी को आगे वाले कमरे में रखा था और हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। और एक समय ऐसा आया था कि हमें लगा कि अब मेरी माँ जाने वाली है। मैंने अपने भाइयों को भी बोला था कि यार अब यदि ये आज अगर ये कवर नहीं हुई तो ये कल अपन इनको देख नहीं पाएंगे। और उस समय बहुत मारामारी थी हॉस्पिटल हॉस्पिटल की बेड की। तो मैंने कैसे भी करके जुगाड़ करके एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया और अपने पास रख लिया था। क्योंकि उस दिन जिस दिन मैं उसके एक दिन पहले मम्मी को, मतलब सुबह के टाइम की बात है, मम्मी एकदम सडन उनको डिस्निया हुआ। उनका सैचुरेशन 70-80 के आसपास आया था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब कॉम्प्लिकेशन है। उनका एक्सरे भी कराया था तो उनके लिए भी एक तरफ का निमोनिया डायग्नोस हुआ था कि लेफ्ट लोअर जोन में उनको निमोनिया का एक पैच था। पर यही दवाई, जो दवाई अभी सर ने बताई है, ये दवाई मैंने उनको लगातार दी। एक सिंगल मैंने उनको पैरासीटामोल की गोली भी नहीं खिलाई। इसी तरह मेरे भाई को 8 दिन 104 फीवर लगातार रहा। पर उसका मेरे पे फेथ और मेरा आयुर्वेद पे फेथ कि हमने उसको एक पैरासीटामोल भी नहीं खाने दिया, किसी को कोई एक गोली भी नहीं खिलाई। सबको शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयां खिला के, लंघन करा के। उस समय ये भी कोरोना डाइट का भी बहुत चला था कि 3 दिन तक अपन को दाल का पानी चावल की मार लेना है, सेकंड दिन ये सब पतली। आयुष दर्पण पे ही हम लोगों ने किया था। हाँ हाँ। तब हम मैं लोग आयुष दर्पण को नहीं जानता था। पर जी क्योंकि अब कुछ काम था नहीं, 24 घंटे क्या करे घर पे बैठे बैठे, तो ये सब चलाते रहते थे। तो यहाँ से सब चीजें मतलब ज्ञान मिल रहा था और उसको मैंने चरितार्थ किया। और सारे के सारे पेशेंट मेरे बहुत ठीक हुए। और बहुत सारे पेशेंटों ने, फिर मैंने अभी एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, तो बहुत सारे पेशेंटों ने अपने वीडियो भेजे थे मुझे कि राज रानी के द्वारा हमने ऑनलाइन कंसल्ट करके मुझे कोरोना था, मेरा ठीक हुआ। उसमें यंग जनरेशन के बच्चे बहुत थे जिनका विश्वास उसके बाद से बहुत बड़ा आयुर्वेद और के मेन ऊपर। बात क्या था कि वैक्सीन नहीं था, क्या दवाई दे वो मालूम नहीं था। लेकिन आयुर्वेद ने बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस दिया मेंटली कि हाँ कुछ तो है इसमें। और जो उल्लंघन कर रहे थे उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लंघन करने वाला, जिसने 3 दिन का लंघन कर लिया, वो तो 100% रिकवर हुआ है। और जो लंघन नहीं कर रही, जो यहाँ पे जो एलोपैथी का कॉन्सेप्ट था ना कि पनीर खिलाओ, दूध खिलाओ, दही अंडा खिलाओ। खिलाओ, दही हाँ खिलाओ, उसने तो उनको मतलब मारी मारा है। मेरे मौसा जी थे भोपाल में, थे वो, तो वो उसमें चले गए थे। वो मर गए, मतलब उनका डेथ हो गया था। पर ये इसी चक्कर में कि एक बार जो हॉस्पिटल गया है और वो फिर उसका तबीयत बिगड़ा ही हुआ है, वो रिकवर नहीं हो पाया। और जो घर में रहे हैं वो सारे बच गए, बहुत से लोग बचे हैं। तो मतलब हैंड्स ऑफ आयुर्वेद के लिए, और जिसने ये फॉर्मूला बनाया उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उसके बाद थैंक ही यू। तो आयुर्वेद का पूरा बहार आ गया। पूरा इंडिया में लोग आयुर्वेद 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 करने लगे। बहुत ये बात अच्छा है, हुआ। कोविड के बाद ही उठा है सर आयुर्वेद तो। हाँ ये बात सही है। तभी तो आयुष दर्पण इतना फेमस हो गया। आयुष दर्पण पे पहले आयुष दर्पण इतना कहाँ था, लेकिन ये बहुत फेमस हुआ हमारे डॉक्टर अरविंद पाठक, नवीन जोशी सर को इसीलिए बहुत नाम हो गया कि हम कंटिन्यू ये सब पे बातें करते थे, क्लिनिकल संभाषा वगैरह। ये सब सुन के बहुत सारे लोगों ने, मुझ जैसे वैद्यों ने और भी लोगों ने, कितने लोगों ने इलाज किया और बहुत अच्छा सक्सेस रेट यहाँ पे मिला। और आप देखिए ना कि सबसे जल्दी तो कोरोना इंडिया से कम हुआ ना। बाकी हाँ बाकी टाइम तो चलते ही रहा ना, थर्ड वेव आई, हाँ। फोर्थ वेव आई। और लेकिन हमारे हमारे साथ ऐसा नहीं प्रधानमंत्री जी हुआ। ने भी तो वैक्सीन पे बहुत ज्यादा वो किया कि वैक्सीन हाँ बनाओ अपना इंडिया का। बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीन पे भी सरकार ने किया भी और बहुत अच्छा काम किया। बहुत काम अच्छा किया है कि जो आयुष काढ़ा बटा हैगा त्रिकटु वाला, उसने भी हाँ कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मतलब लोगों को फायदा या उसकी उनकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाया। जी और लोगों ने भी ब्लाइंड फेथ होकर आयुर्वेद खाई और हाँ मतलब उनको सक्सेस मिली उस चीज को लेके। जी। जी अगर सर। आप ऐसा सोचिए लॉकडाउन नहीं लगाते तब क्या हाल होता। तब अरे तो बुरे पूरे हाल। सब लोग मर जाते। बहुत अच्छा काम किया उस टाइम। उस टाइम पर तो पूरा गली सुना सुना होता था, बाहर नहीं निकलने देते थे। एकदम कर्फ्यू लग गया था पूरा। जी सर लेकिन हेलो। जितना अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मतलब पेशेंट के पास रह के अपने हाथ से दवाई खिलाई है, और जी जितना अच्छा एक आयुष चिकित्सकों ने काम किया है ना, उतना अच्छा जी उतना अच्छा काम और भी किया नर्सिंग स्टाफ ने जो काम किया, उतना जी अच्छा काम बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी नहीं। जी क्योंकि दूर से देखना और चेक भी नहीं करना और इन्वेस्टिगेशन कराना, बहुत लुटाई हुई सर, करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए। जी।
गलत चीजें भी बहुत ज्यादा हुई ना, हॉस्पिटल में बहुत रेट बढ़ गया उस टाइम, लाख लाख रुपए का बिल आने लगा फिर तो एलोपैथिक डॉक्टर। लाख लाख रुपए सर, मेरे यहाँ दिया है सर 26 लाख रुपया, अच्छा उसके बाद भी डेथ हो गई। अच्छा, बहुत बहुत गलत भी लूटा हुआ। है यार, बहुत लूटा है, बहुत लूटा है। जी एक अच्छा। तरफ डब्ल्यूएच तो बोल रहा है कि साहब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये लाखों के बिल पता नहीं क्यों बनाए, काय के बनाए, कौन से डर फिर डर, डराओ और कमाओ। कमाओ। सर अंदर आईसीयू में कोई डॉक्टर देखने नहीं जाता था सर, किट पहन के सारा स्टाफ ही घूमता था। इवन जो झाड़ू बुहारी वाले थे वो घूमते थे सर, डॉक्टर तो जाते ही नहीं थे। वही तो, लेकिन बिल तो बराबर बनाते थे ना। मोनिका सर मैम कुछ दिल्ली बोलना चाहती हैं? सर मोनिका एक दिल्ली मैम। में तो बहुत क्वेश्चन, बुरा हाल हुआ है हाँ सर। सर एक शंका है सर मेरे को, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना, आपने बोला कि रक्त के फेन से फुफ्फुस का निर्माण होता है, हाँ तो अगर हम जैसे रक्त पाचक, जो सर रक्त के लिए जो हम औषधियां देते हैं वो तिक्त रस प्रधान तो होती है लेकिन शीतवीर्य होती है यूजुअली ना, तो इसमें जो हम दे रहे हैं वो तिक्त रस प्रधान पर उष्णवीर्य दे रहे हैं, तो सर इसका थोड़ा सा मेरे को एक बार नहीं तो समझना था सर। हम ऐसे चंदन जैसे द्रव्य थोड़ी ना देंगे जो तिक्त भी है और चंदन है शीत वीर्यात्मक, ऐसे नहीं देंगे। हम तिक्त और उष्ण नहीं देंगे ना, जैसे कुटकी है, कुटकी का क्या है वीर्य, कुटकी उष्ण है ना, कुटकी देंगे, किरातिक गिलोय कटु। भी उष्ण होती है सर। हाँ, हम ऐसे द्रव्य देंगे ना जो यकृत को भी शुद्ध करे, और तिक्त रस है लेकिन वो रक्त पे काम करने वाला ऐसे द्रव्य। जी, मंजिष्ठा। जी जी, मंजिष्ठा मधुर भी है, तिक्त भी है, कषाय भी है, ऐसे द्रव्य। ठीक है। और हरी सर मैं सब्जी। हाँ बोलिए आदित्य सर, कुछ बोलना चाहते सर हैं? कोरोना का एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा हाँ सर। बताइए सर। जब सेकेंड वेव आई थी तब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सब हो गया था। तो कुछ कैंसर के मरीज थे, मैं सबको नंबर दे देता था कि ये लोग फंस ना जाए। तो एक को क्या है, कोविड हो गया कीमोथेरेपी के बाद, तो वो घर पे था और उसको क्या है क्वारंटाइन भी कर दिया। अस्पताल में आओगे तो लाखों रुपए लगेंगे क्योंकि वो आईसीयू में जाएगा सीधे। तो मैं कई लोगों के घर चले जाता था, मैं जिनको कोविड होता था तो मैं उसके घर चला गया, उसको सबको बोतल लगा के जो ट्रीटमेंट रहता है स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक डेक्साइपरिन वो देता था। तो सर ये पेशेंट है ना, ये बिगड़ गया, मतलब इसको आईवी लाइन डेक्साइपरिन दिया तो ऐसे चढ़ गए वो मरीज के कि जैसे मैंने कुछ एक पैसा नहीं दिया था सर, और वो ट्रीटमेंट दिया था जो वो आईसीयू में लेता। और सर फिर क्या हुआ, उनको लगा कि मेरे कारण पेशेंट बिगड़ गया, सब कुछ ठीक था। और जब अस्पताल में आया सब कुछ, उसके बाद उनको जब वो पेशेंट मरा तब उनको समझ में आई थी कि मैं ठीक था, और वो मेरा इलाज कंटिन्यू करते उन्होंने रोक दिया था फिर, तो वहां पे ठीक हो जाता। उस वक्त मैं स्वर्ण बसंत मालती और विश्वास कहाँ होगा। तो जब बिगड़ा था तो बाद में फिर वो मतलब हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि फिर क्या हुआ था जब वो गया था उसको मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन और सब हो गया था, उसको ब्लैक फंगस भी हो गई थी उस वक्त। ये श्वासकाश, चिंतामणि, त्रिभुवन कीर्ति, ये सारी चीजें मैंने उसको आईसीयू में चालू करी। तो वो पेशेंट क्या है, उसके पहले उसको 1 ग्राम प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन मिल जाता रोज, कि अब डॉक्टर को ये नहीं मालूम कि वो मिथाइल प्रेडनिसोलोन से इंप्रूव हो रहा है, उससे तो बिगड़ ही रहा था। 15 लीटर ऑक्सीजन पे था, डीएनआर था। तो उसको फिर मैंने त्रिभुवन कीर्ति, श्वासकाश, चिंतामणि, कैशोर गूगल और गंधक रसायन, ये दवाइयां दी थी, तो सर वो इम्प्रूव होने लगा था। फिर दो डॉक्टर ने डोज बढ़ा दी प्रेडनिसोलोन की, 35 mg पर केजी कर दी, किसी से इम्प्रूव हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। तो फिर वो पेशेंट है ना, फिर वो डिस्चार्ज लेके लाया कि मेरे को चैन से घर पे मरने दो, पैसा सारा खत्म हो गया, सबसे अच्छे अस्पताल, नाम ही लेना चाहूंगा अस्पताल में। और 10 लीटर ऑक्सीजन जब वो जा रहा था तो भी उसकी ऑक्सीजन कम हो गई थी, 14 से 10 लीटर हो गई थी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा वो ले रहा था। वो गाँव में चला गया। क्या है ना, जब सांस तेज चलती है तो डिहाइड्रेशन होता है, तो आईवी फ्लूइड हमें देना पड़ता है, क्योंकि इनसेंसिटिव लंग से फ्लूइड का लॉस, कफ का क्षय होता है एक्चुअली। जब सांस तेज चलती है, जब वात प्रधान होता है, कफ का क्षय होता है, तो उसमें उसको फ्लूइड चाहिए थे, आईवी फ्लूइड। अगर कोई उनको गांव में भी फ्लूइड चढ़ाया था ना, जब वो मरा था तो 4 लीटर ऑक्सीजन पे आ गया था। वो इसलिए मरा डिहाइड्रेशन के कारण, वात मतलब कोप, बार बार जलीली सांस लेना, उसके कारण। नहीं तो काफी इंप्रूवमेंट हो गया था उसका, गाँव में बैठे बैठे, टर्मिनल आईसीयू का पेशेंट, कैंसर का। तो सर यही
एक एक्सपीरियंस था जो मतलब शेयर करना चाहता था। 4 लीटर्स पे आके मरा था, गांव में कोई देखने वाला नहीं, लाइन डालने वाला नहीं, कुछ पहचानने वाला नहीं मतलब। और कोलकाता में था तब, डिस्चार्ज हुआ था तो इम्प्रूव हुआ था। मैंने उसे बोला था शहर छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, उनका पूरा पैसा आधा घर बिक चुका था, ये सारी चीज। जी सर। जी, बहुत बुरा हाल था सर। पूरा दिन भर घर में बैठे बैठे भी लोग बीमार पड़ रहे थे डर के मारे। जी सर। बैठे बैठे अग्निमंद हो रहा था, मोटापा बढ़ रहा था, बहुत तकलीफ हुआ था, और बहुत सारी बीमारियां हो गई उस टाइम। जी सर, ट्रू सर। अभी हार्ट अटैक बड़ी बात नहीं है कि क्या सब मास्क लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मास्क लगाना कंपलसरी था और जरूरी भी था, तो उससे माउथ की फ्लोरा बदल जाती है। मुंह में एक तरह से, जैसे मुंह में एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब जैसे क्या बोले हम, हाँ क्या हाँ। बोलेंगे इसको, किस तरह से समझाऊं मैं, जैसे मतलब लैट्रिन, मतलब वायु जो नहीं होनी चाहिए वैसी वायु आ जाती है अंदर मुंह में, मतलब जहाँ पे, क्योंकि वो सर्कुलेशन नहीं होता, जैसे कैसे समझाऊं मैं, एनारोबिक हाँ, बैक्टीरिया आ जाता है, समझ गए। तो उससे एसिडिटी चालू हो जाती है पेट में। जी। तो लंबे समय में आदमी बैठा हुआ है, मास्क लगाया हुआ है दिन भर, पेट में एसिडिटी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो खून में जाती है ये चीजें, परेशानी आगे चल के फिर हार्ट प्रॉब्लम। ये हाइपोथेसिस है, प्रूवन नहीं है, लेकिन ये भी कारण हो सकता है कि अब हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ गई क्योंकि और दांत लोग क्या खराब। करते थे, दिन भर सोते ही रहते थे, कभी भी जागे कभी भी सो रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ, पूरा दिनचर्या बिगड़ गया था लोगों का। सर मास्क के कारण डेंटल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई ना, इतने सारे लोग के दांत निकाले गए कि नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो गई है, दांत निकाले गए, तो एक तरह से दांत तो मतलब हमारा अस्थि धातु होता है, मतलब अस्थि धातु ही खराब कर दिया है, वो कभी आता भी नहीं है, वो दांत निकल जाए जी। तो कहीं ना कहीं वो धातु अग्नि खराब हुई है डीप लेवल पे, तो बीमारियां आएंगी। और जी वो जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोला था ना कि आप लोग प्लेट बजाओ, शंख बजाओ, घंटी बजाओ, तब लोग थोड़ा बाहर आके बजाए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया लोगों को, जब उस दिन बजा था सब, वो दिन आप जी लोग को सर। याद होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकिन आया। सर गांव में उतना नहीं फैला कोविड जितना शहर में फैला। हाँ। तो वही अर्बनाइजेशन, जैसे कई स्टडीज हुई, अभी ये भी प्रूव नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए कंट्रोल केस, मल्टी इंस्टीट्यूट, इस टाइप का डेटा चाहिए होता है। लेकिन जो लोग अर्बन में रहते हैं उनका फ्लोरा, उनकी अग्नि बदल जाती है, मतलब गट फ्लोरा बदल जाती है, उनकी गट की अग्नि बदल जाती है, तो लोग को इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। जो लोग फर्टाइल सॉइल के टच में रहते हैं, तो वहां पे क्या है ना, जैसे फर्टाइल सॉइल में आप अपान वायु भी डाल दो, मतलब लेट्रिन अपान वायु के साथ जो मल आया वो भी डाल दो, तो वो भी बदबू नहीं मारता, वो भी भोजन में बदल जाता है। तो वो जो अर्थ एलिमेंट है, रॉ एलिमेंट है, उसके टच में रहते हैं कहीं ना कहीं सॉइल के, तो बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की फ्लोरा हार्मोनी में रहती है, किसी न किसी तरह से हेल्दी बैक्टीरिया वो सब वातावरण में रहते हैं। वही सर, इसलिए ये मतलब जो मुझे समझ में आया है, मेरा खुद का जो जीवन का एक्सपीरियंस। जी जी। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए इस पे। नहीं, और तो कोई एक्सपीरियंस नहीं सर मेरा। और मोनिका मैम, आपके शहर में क्या क्या दिया गया आयुर्वेदिक दवाई, कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए प्लीज। मनीषा सर मैम। हम लोगों ने ना व्याघ्रादि कषाय बहुत अच्छे से यूज किया सर, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले व्याघ्रादि कषाय के। अच्छा। ड्यूरिंग कोविड हमने, हाँ, जिन भी पेशेंट्स को दिया सर, मतलब हमने बहुत ज्यादा रस औषधियां ना यूज करके नॉर्मल जैसे संशमनी बटी या गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, और साथ में व्याघ्रादि कषाय सर, उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। और साथ में सर लंघन तो डेफिनेटली किया ही। मेरे को खुद भी हुआ था कोविड सर, लेकिन खाली लंघन से ही मैंने किया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया। गिलोय घनवटी, हाँ यस, मैंने स्टार्ट की थी गिलोय घनवटी से। मोनिका रेगुलरली मैम नहीं का ली, लेकिन मैंने आवाज। बस लंघन अपना चालू रखा, तो उससे। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। सर, आ रही है और? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, मैं बोल, लंघन से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले सर। बाकी पेशेंट्स को व्याघ्रादि कषाय से अच्छे रिजल्ट्स मिले सर हमें बहुत। जी। जी हाँ, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए, कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं। सर, कोविड का नहीं सर, अभी रिसेंटली हाँ घी अच्छे से क्या बताऊं सर, मतलब आपको पहले भी बता चुका हूं हाँ। कि आज जैसे मैंने बे पोषण यमकम 150 ग्राम और धनवंतरी की 150 ग्राम खाया था, कल बटर और घी मिला के 300 ग्राम खाया। तो आपका बड़ा अग्नि अच्छा। अभी कैसा है? अग्नि बहुत अच्छा होगा।
सर बड़ा अच्छा है सर। घी वायु का ऐसा शमन करता है, हृदय की गति, सांस की गति कम हो जाती है, मतलब एक बल आता है अंदर जी अगर उसको पचा ले तो सर। बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कौन सा घी कि खाया जन आदित्य सर? सर कल तो सादा घी खाया, बटर में मिला के बढ़िया नहीं गरम नहीं, करके रोट। गाय का या भैंस का, कौन सा? नहीं सर, गाय का, A2 गाय, A2 गाय, देसी गाय, हम्म, A2 का। अन्वेषण करके कंपनी है, हाँ, उनसे मंगाया था। जी और आज देह पोषण यमक, अब देह पोषण यमक मैंने देखा तो उसमें ओमेगा 3 है, मतलब कॉड लिवर ऑयल। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि फिश को खाऊं, लेकिन बाद में पता चला। और धन्वंतरी घी खाया। तो सर घी तो मतलब ऐसा है ना कि वो, धन्वंतर कृत है। जी सर, जी सर। जी सर घी तो ऐसी चीज है सर कि उसको प्योर खाओ तो अच्छा लगता है, गरम करके पिघाल के और डायरेक्टली पी लो, आदमी अच्छे से, ऐसा लगता है कुछ चाहिए नहीं सर, यही बस। जी मतलब बड़ा मन को, हृदय को शांति मिलती है, और हृदय की गति भी कहीं ना कहीं कम होती है सर, तो जैसे वायु ठीक का हो जाता शमन है ना, करता बल मिलता है, हृदय को है। जी बल सर, मिलता है ना घी से, स्नेहन जी होता है सर, तो बल मिलता है। जी सर, जी सर। जी एक मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं, वो चली गई। मनीषा मैम आप कुछ बोलते बोलते रुक गई, आप बोलिए मैम। जी सर, बहुत अच्छा डिस्कशन चला और फिर से हम लोग उस कोविड को याद कर लिए। और उसमें मैं पहले भी फैक्ट शेयर की हूँ। उसमें मैंने बहुत से पेशेंटों को ट्रीटमेंट दिया और लगभग मेरे 100% जो भी पेशेंट रहे हैं सभी स्वस्थ थे, किसी का भी डेथ नहीं है। इवन 45 ऑक्सीजन होने के बावजूद भी वो पेशेंट रिकवर कर गए। मेरे घर में भी थी मेरी देवरानी और उसकी बेटी, और मेरी यहाँ बाई थी, उसके 7 फैमिली मेंबर, मतलब वो जाने लायक भी नहीं थे हॉस्पिटल में। तो उनको ऑनलाइन ही मैं ट्रीटमेंट देती थी, किसी को भेजते थे, दवाइयाँ बना के देती थी मैं, और वो वहां से उनकी चिकित्सा ऑनलाइन, रात में 4-4 बजे रात को भी मैं उठ उठ के देती थी उनको। 10 माह के बच्चे से लेके 93 ईयर के हमारे पड़ोस में भी हैं, वो उनको भी दिया, और वो सभी ठीक है सर। जो भी आयुर्वेद से चिकित्सा दी है हमने, और उसमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं दी, सिर्फ हमने जैसे अभी हमारा ये लंग्स के लिए टॉपिक चल रहा था, बस उसमें यही था कंजंक्शन ना बढ़े, और स्टीम का हमने ज्यादा उसको फॉलो कराया। कर्पूरादि तेलम का अभ्यंग करना, स्टीम लेना, अजमोदा और कर्पूरादि डाल करके उसमें बहुत अच्छे से, खान पान में, डाइट में एकदम डाइट कंट्रोल करना। और सर लग्जेटिव साथ में देते रहती थी। एक पेशेंट तो था कि वो स्टूल 2 दिन से पास ही नहीं कर पा रहा था, और उसको इतनी ब्रीथिंग ट्रबल बढ़ गई, मतलब उस श्वास ही नहीं ले, उसको तुरंत एम्बुलेंस बुलाना पड़ा भेजने के लिए। तो उसकी माँ रोने लगी कि मत बुलाओ मैडम, रात में 1:30 बजे रात को, मत बुलाओ, मेरा बेटा वहां मर जाएगा, वहां तो टॉयलेट भी साफ करने वाले नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में, कुछ नहीं, मरेगा तो मैं यहीं रखूंगी, लेकिन आप यहीं करो। फिर उसको फटाफट जो भी उसके घर में तेल था, सरसों का तेल नाभि में भरवाई, बोले इसको गर्म करो और उसके रेक्टम में लगाओ, पूछे वो टॉयलेट के रास्ते में अच्छे से लगाओ, 2-3 बार उसको गर्म पानी दो, पेट में गर्म पट्टी रखो। धीरे 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 बहुत हार्ड स्टूल पास हुआ उसका, और जो स्टूल पास हुआ उसके बाद उसकी ऑक्सीजन लेवल और ये सारी चीजें सब घर में ही रखते थे उस समय, तो सब ऑक्सीजन मेजरमेंट के लिए। तो वो तुरंत उसको 1.5 से 2 घंटे में ब्रीथिंग उसकी काफी नॉर्मल आ गई, और वो सब नहीं गए। 7 के 7 मेंबर वो घर में रह के और स्वस्थ होके निकले। फिर मेरे फैमिली में भी मेरे और पेशेंट जो हॉस्टल में रह रहे थे, उनको भी ऑनलाइन ट्रीटमेंट देना, जूम मीटिंग कराना, स्कूल के 2-2 3-3 4-4 स्कूलों को मिला के उनको मीटिंग कराना, योग बताना, फिर उनको शमन चिकित्सा के लिए बताना। फिर वन बंधु पर 300 गांव थे हम लोगों के, इसमें वन बंधु परिषद की आरोग्य अध्यक्ष हूँ, तो 300 गांव को फॉलो करना था। और सर वो गांव वाले तो बिल्कुल सभी स्वस्थ थे, और बहुत अच्छे से उनको फॉलो किया गया। जो उसमें हमारे कार्यकर्ता हैं, जो स्कूल के टीचर्स वगैरह हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मिलिट्री की तरह उन्होंने फॉलो किया, बैरिकेड लगाया, किसी बाहर वाले को आने ही नहीं दिया गाँव में। जो भी भाग भाग के आते थे सब क्वारंटाइन सेंटर में जाइए। और सर हमारी आयुर्वेद ने उस समय इतना काम किया है, इतना काम किया है, जो हम लोग चीख के बोलते थे, लोग नहीं मानते थे, उस समय सब माने। हमारे यहाँ इनके एक जनरल मैनेजर थे, उनकी वाइफ डिप्रेशन में आ गई थी,
और अचानक से उसको एकदम पागलपंती का दौरा चलने लगा, बहुत घबराने लगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं होगा। फिर उसको हॉस्पिटल में ही घर से दवाई बना करके, दाल का पानी बना करके यहीं से भिजवाती थी मैं। आज भी वो हर जगह बोलते हैं, मराठी हैं वो लोग, महाराष्ट्र के हैं। हर जगह वो सर बोलते हैं कि आज आप लोग की वजह से आज मेरा फैमिली बचा, बेटा और पत्नी बची। तो ये सारी चीजें उस समय हम लोग संवेदना से और आयुर्वेद को लेकर के बस किसी तरह लोग बचे। और हमारा जो ये शमन चिकित्सा थी, ओनली संशमनी बटी से लेकर के अभ्रक भस्म से लेके श्रृंग भस्म, गोदंती भस्म, ये सारी जो औषधियां मैंने बताई सर, वो मुक्का जो आदि गुलिका में तो 10-15 मेरे बॉक्स खत्म हो गए। उसने बहुत जल्दी इसको रिकवर किया। और कर्पूरादि ने लास्ट में बसंत मालती रस, श्वास चिंतामणि रस तो हमारे यहाँ का सब खत्म हो गया था, पूरा यहाँ का कोरबा का था ही नहीं, पूरा फिनिश। तो ऐसे में सर 100% पेशेंटों को बचाना और आयुर्वेद का इतना ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट लाना, ये एक उस समय मिरेकल लग रहा था हम लोगों को, लेकिन ये रियल में है, लोग अवेयर नहीं करते हैं। अब समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समय आ रहा है इनका। लेकिन सर उस समय जो मानसिक स्थिति थी, और जैसे हृदयघात का भी बता रहे हैं, मानसिक स्थिति भी लोगों की उसके बाद से बहुत ज़्यादा बिगड़ी है। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी काउंटिंग किए तो जो स्ट्रेस है वो हमारे आयुर्वेद में लोग आते हैं तो इसको जरूर रिकवर कर ले रहे हैं, बट बाहर की औषधियाँ जो खा रहे हैं वो अभी भी है सर, प्रॉब्लम तो है, उसका अभी भी इफेक्ट है। वैक्सीनेशन के बाद सर कोविड के पूरे लक्षण आते थे कई पेशेंटों में, सेम वैसे ही, लेकिन उनको भी रिकवर किए सर बहुत अच्छे से। जी सर, आयुर्वेद तो है ही, और इसको आप लोग सब महान हैं जो चला रहे हैं, और वो सारी मेमोरी फिर से याद आ गई। बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम था सर, और फिर वो दोनों पक्ष में लड़ाइयाँ होना, एलोपैथ और आयुर्वेद। सर जिसका एक छोटा सा हॉस्पिटल था यहाँ पर हमारे यहाँ NKH करके, उनके 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं। डेड बॉडी को नहीं देते थे, 5-5 दिन रखते थे, और 20 लाख 25 लाख 15 लाख से कम की बिल ही नहीं जाती थी किसी की। मजदूर वर्ग तक ऐसे बिल पे किए हैं, खेत बेच के, घर बेच के। ये भी एक पहलू देखने को मिला। एक तो क्या था कि सरकार को भी नहीं मालूम था कि कैसे मैनेज करें पूरे देश को, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, वो ठीक है, सर लेकिन विपक्षी पार्टी भी तो दबाव दे रहे थे, वो भी तो कोई केयर करने को नहीं आ रहा था, लेकिन सबको राजनीति का रोटी सेकती थी बस। हाँ, ऑक्सीजन नहीं देना, वो सब नहीं देना, दवा लेना, फिर बस गवर्नमेंट को बदनाम करना, किसी तरह बस बदनाम करना, हम उनका वैक्सीन है नहीं लगाएंगे। इतनी पुअर मेंटेलिटी लोगों की, इतनी। अरे सर मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक बार कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर आ गए थे, क्योंकि सप्लाई नहीं था, जो भी बन रहा था सबको पंप इन कर दिया था। और जब उस वेंटिलेटर को लगाओ तो पीप बढ़ जाता था, अंदर प्रेशर से वो पेशेंट मर जाता था। तो डॉक्टर ने जिनने कंप्लेन की तो उनको सस्पेंड कर दिया कि तुम वेंटिलेटर यूज नहीं कर पा रहे हो। ये इतना प्रेशर था ना सर वो कम्युनिटी का, कोविड की जो क्राइसिस थी, इस तरीके से ये हालत है सर। जो भी बचे हैं वो भगवान के आशीर्वाद से बचे हैं, और जो गए हैं वो भी भगवान की वजह, मतलब मर्जी से गए हैं। भगवान भरोसे ही था सब उस टाइम। सर हमारा देश तो वैसे भी राम भरोसे चलता। जी और सर, दूसरा बात था कि लेकिन कुछ लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया कि ये सब टेंशन रेमडेसिविर छोड़ो, सो इंजेक्शन, आराम से। जी सर, वो इंजेक्शन जो इतने सस्ते सस्ते को इन्होंने लाखों लाखों में बेच डाला सर। उस समय पता चला कि क्या है इसमें। सर मैम जब कई कोविड आया जगह था तो ना तो मैं इंजेक्शन होता ही नहीं था मैम, कई जगह तो पानी होता था उसके अंदर, पानी, जो भी मिला हाँ बाद में, हाँ नॉर्मल डिस्टिल सलाइन, वाटर भर भर के हाँ डिस्टिल वाटर। और कई जगह वैक्सीनेशन में भी लोग सिर्फ एयर भर दे रहे हैं, बस ऐसे पिन डाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। हर जगह अमानवीयता पूरी खुल के आई इस समय, लोगों की संवेदना नहीं सर रही। जब कोविड आया था मैं इतना खुश हुआ ना, जब पहली वेव आई थी। एक्चुअली 48 घंटे की ड्यूटी लगती थी, लॉकडाउन हो गया, एकदम से कैंसर के मरीज कम हो गए, थोड़ा सोने को मिला सर। इतना भगवान को शुक्रिया किया कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो थोड़ा सोने को मिल गया इस तरीके नहीं से सर, लॉकडाउन के। वो उतना डेंजरस नहीं था फर्स्ट में तो बहुत अच्छा था। और जी इतने मैम। अच्छे से रामायण महाभारत, हमें लग रहा था कि हम सतयुग में चले गए हैं।
और रियली मैंने जी बस पूरा गीता भी पढ़ लिया, उसमें उपनिषद भी मैंने आधे से अधिक पढ़ लिए, वाल्मीकि इसका योग वशिष्ठ भी मैंने पढ़ लिया। लग रहा था काश ऐसे ही जीवन मिलता और ऐसे ही रहते, क्यों भागम भाग मची है। साधारण सरल जैसा लग रहा था। जी, जी मैम। बहुत सहज था जो घर में रह रहे थे। फर्स्ट वेव तो बहुत अच्छा था, सेकंड में तो डेड बॉडी को जलाते भी नहीं थे, ऐसे ही पड़ा रहता था पूरा पैक करके। बहुत क्या बताएं, वो हृदय एकदम अभी भी दहल जाता है। पहला में तो घर के लोग एक साथ मिले बैठे, तो वो अच्छा जी लगा सबको कि हम साथ में मिल रहे हैं, नहीं तो लोग मोबाइल पे और इन सब में घूमते रहते थे पहले। वो तो जी अच्छा सर हुआ तो कि लोग घर में बैठना शुरू किए साथ में मिलके। और नवीन सर ने तो आयुष दर्पण शुरू कर दिया कि चलो लेक्चर सुनते हैं। मेरे को सर ने कहा 5 बजे लेक्चर लेना है चरक संहिता का। मैं टीका लगा के नहा धो के सुबह 5 बजे आता था, फुल फेसबुक लाइव फुल होता था, जूम फुल होता था। उस टाइम का पूरा यूज किया सर ने, नवीन सर ने। निगम हम सर के वंचित लेक्चर रह होते गए थे। सर उस टाइम पे। हाँ, आप वो ये उस यूएस टाइम निगम सर के लेक्चर देखिए, क्या जबरदस्त लेक्चर होते थे, फुल होता था पूरा। उसके बाद में सर मैं जुड़ी थी इनके वाजपेयी सर का जो ग्रुप था ना, उसमें नवीन सर डाले थे, वो भी थे उसमें ग्रुप में। तो फिर मैं ज्वाइन की, उसमें समझ में नहीं आ रहा था। बाद में लगा कि नहीं, रियली आयुष दर्पण आयुर्वेद का ये दर्पण है और दिखाना बहुत जरूरी है आयुर्वेद को। आयुर्वेद को स्वप्निल दिखाने के लिए ये दर्पण है। स्वप्निल जी से बोलिए ना, रिकॉर्डिंग अगर हो बाय चांस तो शेयर करें, वो आप लेक्चर मिस ग्रुप कर में दिए। डाल दीजिए, अभी वो है कि नहीं, इधर सुन रहे हैं कि जी नहीं। आप सर। जी ग्रुप में सर। लिख दीजिए, वो डाल देंगे। जी सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? अंजना मैम, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी अपना कोविड टाइम का? अगर मैम है तो बताइए, नहीं तो रहने दीजिए। जी सर, नमस्कार सर। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है और वो सब बहुत कुछ कटु अनुभव भी रहे हैं सर। बहुत कष्टदायी भी रहा है वो समय। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स चले गए अपने, बहुत लोग याद भी आते हैं, बहुत अपने लोग चले गए। तो आप लोग की सारी बातें सुन के वो एक बार पुराना कहते हैं ना, चक्र चक्र की तरह वो समय का जो एक आया था, वो पूरा घूमा और फिर दिमाग को एकदम झंझना के चला गया। लेकिन जो सत्यता है ही है सर कि ये बहुत एक सबकी परीक्षा लेने के लिए आया था। क्योंकि इतना इतना भीषण, जैसे कि जनपद ध्वंस वाली बात थी शायद, जिसके बारे में हम लोग कभी पढ़ते ही थे, जिसको हमने देखा सुना और इतना कितना अपने आप में सबने महसूस भी किया। तो सच में जो बच्चे हैं वो बहुत ही उन्हें कुछ करना है आगे, उनका भी जीवन का कुछ ना कुछ अर्थ है। और जो चले गए उनका भी कुछ ऐसा रहा होगा, वो ज्यादा अच्छे रहे होंगे, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, उनको वहां कुछ उनसे स्पेशल काम रहा होगा। बस यही बात के साथ सर अब बोलने का हिम्मत नहीं पड़ी सर मेरी, प्लीज। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद ही कर देते हैं, अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। और आदित्य सर, आप ग्रुप में लिख दीजिए, स्वप्निल जी का वो डाल देंगे कुछ कुछ चीजें। थैंक हाँ यू, सर। प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।